दोपहर का वक्त था। चिलचिलाती धूप ने केशव के शरीर को पूरी तरह से झुलसा दिया था। वो करीब 5 दिन से इसी रेगिस्तान में भटक रहा था। उसकी नजर जहां जाती सिर्फ धूल ही धूल नजर आती थी। दूर दूर तक वहां इंसानों के एग्जिस्टेंस का कोई नामो निशान तक नहीं था। भूख और प्यास ने 25 साल के केशव को एक जिंदा लाश में बदल दिया था। उसका साफ रंग अब बिल्कुल स्याह पड़ चुका था, मगर तब भी एक अजीब सा आकर्षण उसके चेहरे पर इन सब के बावजूद बाकी था। वो किसी तरह अपने बेजान शरीर को घसीटते हुए पानी की तलाश में चला जा रहा था। पानी, पानी। केशव की आंखें बंद होने लगी थीं। तभी उसे उस रेगिस्तान में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने देखा कि सामने रेत के बवंडर में से एक औरत का आकार धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। जैसे जैसे वो औरत केशव के करीब आ रही थी, वैसे वैसे केशव को एक उम्मीद महसूस हो रही थी। उस औरत का चेहरा थोड़ा धुंधला था और केशव को कमजोरी के कारण कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ जहाँ पानी भी मिलेगा और भरपूर खाना भी। केशव के शरीर में मानो अचानक एक अजीब सी शक्ति जन्म लेने लगी और उसने पूरी हिम्मत से उस औरत के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। केशव चलते चलते अब बिल्कुल थक चुका था। उसके साथ चल रही औरत अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। पहली बार केशव की नजर उस औरत पर पड़ी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसे। उसकी आंखें एकदम गहरी काली थीं और उसके गले पर कुछ अजीब से चिन्ह गुदे हुए थे। केशव को एक उम्मीद महसूस हुई। मेरा नाम दामिनी है, मेरा घर बिल्कुल करीब है। क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो? घर? मगर मैं कैसे? घबराओ नहीं, तुम कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तुम वहाँ से चले जाना। अच्छा, ठीक है। तभी कुछ सोचते हुए केशव ने दामिनी से पूछा, तुम यहाँ इस रेगिस्तान में क्यों रहती हो? क्यों, यहाँ मैं नहीं रह सकती क्या? नहीं, मेरा मतलब था कि तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? अपने घर में किसे डर लगता है? केशव की आंखें भूख प्यास के मारे बंद होने लगी थीं। तभी केशव को अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ, जैसे कि कोई जीव उसकी टांगों के ऊपर रेंग रहा हो। उसने बची खुची ताकत लगाकर अपनी टांगों को झटका। उसके बाद उसे जो दिखा, उसके होश पूरी तरह से उड़ गए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं और उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। घबराओ मत, तुम मुझसे जितना डरोगे उतना ये तुम्हें डराएगा। बस मेरे साथ चुपचाप चलते रहो। इतना कहते ही दामिनी ने पास पड़े एक पत्थर को उठाकर सांप की दिशा में फेंक दिया। सांप मानो दामिनी का इशारा समझ गया और वहां से दूसरी ओर रेंगता हुआ चला गया। लो, आ गया मेरा घर। केशव की नजर सामने खड़ी एक बड़ी सी इमारत पर पड़ी। वो कोई आम घर नहीं था, एक बड़ा सा किला था जिसके चारों तरफ घने पेड़ लगे हुए थे और बीच में एक कुआं था। उस किले के अंदर करीब 20 कमरे होंगे और उसकी ऊंचाई करीब 40 फीट रही होगी। करीब 1000 एकड़ में फैला वो किला ऐसा लगता था मानो हजारों सालों से वहां खड़ा हो। उसे देखकर केशव थोड़ा चौंक गया था। तुम यहाँ? ये सब मेरे पिताजी की संपत्ति है। अच्छा, तुम आराम से पहले बैठ जाओ, फिर बातें होती रहेंगी। दामिनी ने पास रखे एक मटके की तरफ इशारा किया। केशव भागता हुआ उस मटके के पास पहुंचा और पूरा घड़ा एक बार में ही उठाकर उसका सारा पानी पी गया। कुछ बचा हुआ पानी उसने अपने सर पर डाला। उसे अब जाकर थोड़ी शक्ति का एहसास हो रहा था। दामिनी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। तुम्हारे गांव में शुक्रिया कहने का रिवाज नहीं है क्या? अब नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं... कोई बात नहीं, तुम अब थोड़ा आराम कर लो, हम रात के खाने पर मिलते हैं। लेकिन मैं अब निकलूंगा। तुम मुझे ये बता सकती हो कि यहाँ पास में कोई बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन कहाँ है? इतनी जल्दी जाना कहाँ है तुम्हें? अपने घर। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा ठीक है, मेरा नौकर करम तुम्हें हमारे तबेले से एक ऊँट दे देगा। ऊँट? हाँ, रेगिस्तान पार करने में तुम्हें ऊँट की जरूरत पड़ेगी। फिर तुम वहाँ से जैसे जाना चाहो वैसे चले जाना।
अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुमने एक भटके हुए को सहारा दिया है। मेरे बस में जो होगा वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा।